सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई टीम लाइव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, वास्तविक संख्या जैसे कि हम जानते होंगे कि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्याएं जान रहे हो, जैसे वास्तव मतलब रियल में रियलिटी। तो वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तभी तो इसका नाम वास्तविक संख्या पड़ा। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि वास्तविक संख्या में जो हम कौन कौन से नंबर को रख सकते हैं। वास्तविक संख्या में हम क्या रखते हैं? परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या। और दूसरा क्या रखते हैं? अपरिमेय संख्या। है ना। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। बेसिकली वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में बांट दिया गया। पहले को नाम दे दिया गया परिमेय और दूसरे को नाम दे दिया गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहले को नाम दे दिया गया क्या? परिमेय। दूसरे को नाम दे दिया गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या का एक बहुत वैरायटी ऑफ रेंज है ना, वैरायटी ऑफ संख्या इसमें, वैरायटी ऑफ नंबर्स इसमें आता है, वैरायटी ऑफ जितने भी होते हैं बहुत सारे नंबर्स इसमें आते हैं परिमेय संख्या में। लेकिन अपरिमेय संख्या के कुछ लिमिटेड है, मतलब इसमें कुछ ही नंबर्स आते हैं। ठीक है, बताते हैं हम आपको कैसे होता है। चलो सबसे पहले बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। ठीक है, अच्छा, इसमें हम पढ़ने वाले ही इसके बारे में, इसमें हम दो ही संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, कि इन पे कैसे ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो जब हम परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या के बारे में जब जानते हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में जब जानते हैं तो हमें पता है अपरिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, अपरिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इसमें जो नंबर्स आते हैं हमारे, √2 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? √2। उसके बाद हम ले सकते हैं √3 ले सकते हैं, हम ले सकते हैं √7 ले सकते हैं, हम ले सकते हैं √15 ले सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तरह के नंबर तो ये हो गए। क्यों? क्योंकि देखो भाई, अगर हम रूट में 4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 4, तो ये बाहर आ जाता है 2। रूट में अगर हम 4 लेते हैं तो ये बाहर क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो रूट में 4 की एक वैल्यू है जो बाहर निकालने पे 2 आ जाती है ना। अगर हम रूट में 16 लेते हैं तो ये बाहर में क्या आ जाएगा? 4, है ना। प्लस माइनस कुछ भी हो, ये भी प्लस माइनस, ये बाहर में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। उसके बाद अगर हम √9 लेते हैं तो इसका मान क्या आ सकता है? +-3। मतलब ये सारे ही नंबर रूट से बाहर निकल सकता है। √4, √16, √9 या √25 ये भी बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? +-5। ये सारे नंबर्स बाहर निकल सकते हैं। लेकिन क्या ये सारे नंबर्स बाहर निकल सकते हैं? मतलब ऐसा कोई नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सारे नंबर्स मेरे क्या है ये सारे नंबर्स मेरे अपरिमेय संख्या। ये सारी संख्या अपरिमेय संख्या। दूसरे में बात करें अगर हम, तो अगर हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है, 25 और यहाँ पे लिख दे 3, यहाँ पे क्या लिख दे? 3, तो क्या होता है? ये मेरा अब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? अब तो भाई यहाँ पे तो सर आपने बोला कि 25 परिमेय संख्या है, तो भाई 25 परिमेय संख्या तब है जब यहाँ पे कुछ दिया ना हो, है ना, तब है। लेकिन यहाँ पे 3 दे दिया है तो अब ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। उसके बाद अगर हम करते हैं 200, इधर लगा दे 3। उसके बाद अगर हम करते हैं 65 और इसके ऊपर लगा दे 3, तो ये सारे मेरे क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया
27 कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे 3 लगा दिया, तो हमें पता है कि ये 3 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिस पे पावर 3 चढ़ाएंगे तो 27 आएगा, तो 3 पे पावर 3 चढ़ाएंगे तो 27 दे देगा। इसका मतलब इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी तरह अगर मैंने बोल दिया भाई कि 64, क्या 64 पे अगर मैंने चढ़ा दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, तो हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसको पावर 3 करने पे 64 आ जाए, तो 4 पे पावर 3 करने पे 64 आएगा, तो इसका बाहर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये सारे नंबर बाहर निकल सकते हैं, है ना। अगर मैंने मान लो 125 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 125, इस पे पावर 3 कर दिया, तो ये बाहर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये नंबर बाहर नहीं आ पाएंगे। क्यों, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका क्यूब करने पे ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ये सारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो बहुत बढ़िया। अब तीसरे तरीके की संख्या सीखेंगे जो अपरिमेय संख्या है ना। तीसरे तरीके की संख्या अपरिमेय संख्या, ऐसे भी बहुत चीज़ हो सकता है। जैसे अगर मैंने 32 लिख दिया, क्या लिख दिया 32 लिख दिया और यहाँ पे 5 डाल दिया, तो हमें देखना है कि यहाँ पे 5 है। इसका मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 32 जिसको 5 बार रखने पे 32 आ जाएगा। तो पता है कि 2 पे पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो इसका बाहर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने यही कर दिया 32 तो यहाँ और यहाँ पे 4 कर दिया, तब तो ये नहीं निकलेगा बाहर, ये तब तो ये निकल नहीं पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना। और ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में और डीपली आगे पढ़ेंगे। चलो तो हो गया ये, फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या देखेंगे। अब हम अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तीसरे तरीके की अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, तीसरे तरह की अपरिमेय संख्या, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दा 2.010001100001111, तो इसमें एक पैटर्न मिल रहा है तुमको। इसमें एक ये मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है कि भाई यहाँ पे 1 0 है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 0 है, फिर 1 आ रहा है, फिर 000 है, फिर 1 आ रहा है। मतलब ये कभी रुक नहीं रहा है, ये कभी रुक नहीं रहा है, ये कंटिन्यूसली भाग लगता चला जा रहा है, कभी रुकने का नाम नहीं लिया है। लेकिन ऐसा कोई नंबर है रिपीट भी नहीं कर रहा है। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैंने 2.5766666666 लिख दिया, तो 2 डिजिट के बाद, 2 अंकों के बाद 6 रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे हमको कुछ मीनिंग पता चल रहा है कि हाँ ये ऐसा नंबर है जिसमें दशमलव के 2 अंक बाद 6 रिपीट करता जा रहा है। 6 क्या हो रहा है, दोहराता जा रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2.57 करके 6 पे स्लैश कर सकते हैं, है ना। तो इसका कुछ मतलब हुआ, लेकिन इसमें क्या करोगे, इसमें कुछ ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसलिए हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है ये हमारा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के टाइप्स हमने पढ़ लिए। उसके बाद परिमेय संख्या के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो जाते हैं भाई। फर्स्ट हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। हम इसे बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, पहला इसमें आ जाता है प्राकृत संख्या। क्या आ जाता है, प्राकृत संख्या आ जाता है, नेचुरल नंबर। दूसरा इसमें आ जाता है पूर्ण संख्या। होल नंबर। तीसरा इसमें आ जाता है पूर्णांक। क्या आ जाता है, हाँ, जिसे हम इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। चौथा इसमें आ जाता है सम संख्या, सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर बोलते हैं। पांचवा इसमें आ जाता है विषम संख्या, विषम संख्या, जिसे हम ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। और आता है इसमें क्या, और इसमें आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और इसमें आ जाता है क्या, भिन्न आता है। क्या आता है, भिन्न, जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो परिमेय संख्या में ये सारे संख्या आते हैं, ठीक है। हमने अब 9th से हम आ गए हैं 10th में, तो अब हमें जो है इनके बारे में उतना
डिटेल्स नहीं जानना है, ठीक है। लेकिन इतना है कि ये परिमेय संख्या में ये सारे नंबर्स जो है, ये सारी संख्या जो है परिमेय संख्याओं में आती हैं, ठीक है। तो ये सारी संख्या जब भी पढ़ो तो समझ जाओ कि ये सारी संख्या किस में आ जाती हैं, परिमेय संख्या में आती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें इसमें क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या में हमें जिस पे फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है, हमें इस पे 2 थ्योरम्स पे फोकस करना है, ठीक है। पहला हमारा थ्योरम क्या है, इसमें पहला हमारा थ्योरम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसे हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। या इसका दूसरा नाम है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। समझ में आएगी बात। तो हमें इन्हीं दोनों पे क्या करना है, फोकस करना है। तो आज हम शुरुआत करेंगे किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है, चलो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और विद्यमान है कि a = bq + r है, जहाँ r 0 से बड़ा या उसके बराबर है और b से क्या है, छोटा है। इस परिणाम की जानकारी संभवतः बहुत पहले समय से थी, परंतु लिखित रूप में इसका सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 में किया गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि इसी परिमेय लेमा पर आधारित है। देखो क्या है इसमें क्या है कि ये चीज़ें हमें बहुत पहले से पता थी, ठीक है। ये चीज़ें हमें, जो यूक्लिड विभाजन लेमा है, ये हमें बहुत पहले से पता थी इसके बारे में। लेकिन बाद में इसको क्या किया, लिखित रूप में किसने दिया, यूक्लिड साहब ने अपनी बुक यूक्लिड एलिमेंट्स में, जिसका 7th एडिशन आया था, उसमें दिया था इन्होंने, ठीक है। ये जो विभाजन प्रमेयिका है, ये यूक्लिड इसी पे आधारित है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे अब। तो देखो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है, इसको समझने के लिए मैं पहले थोड़ा सा तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया 37 और यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे लिया 37 और यहाँ पे ले लिया 17, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, 37 को 17 से भाग देता हूँ, 37 को क्या करता हूँ, 17 से भाग देता हूँ। मैं जान रहा हूँ 17 दूना 34 होता है। हमारे पास शेषफल कितना बच जाता है, 3 बच जाता है, ठीक है। शेषफल कितना बच जाता है, 3 बच जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि जब हम 37 को 17 से भाग देंगे, तो जब भाग देने पर हमें 2 अलग नंबर मिलेंगे जो भागफल और शेषफल के तौर पर होंगे। किस पे होंगे, भागफल और शेषफल के तौर पे होंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक a को धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किए जाने पर भागफल q तथा शेषफल
आर के रूप में दो धनात्मक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, दो धनात्मक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इसे हम इस तरह लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, कैसे बोल दिया कि अगर हम एक नंबर a लेते हैं, एक पूर्णांक a लेते हैं और उसको b से भाग देते हैं। जैसे अगर हम पूर्णांक a का मान हम 37 ले लें, 37 ले लें, और पूर्णांक b का मान हम 17 ले लें, तो अगर हम a को 17 से भाग देते हैं, मतलब 37 को 17 से भाग दे रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक भागफल मिलेगा और एक शेषफल मिलेगा। क्या मिलेगा, एक भागफल मिलेगा और शेषफल मिलेगा, और वो पूर्ण संख्या होंगी और धनात्मक होंगी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको जब दिया गया तो इसको बोला गया a बराबर BQ प्लस R, लेकिन एक शर्त है कि R जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा रहेगा। कैसे, देखो भाई यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 37, यहाँ पे 17 है, 17 दूना होता है 34, 17 दूना होता है 34, यहाँ पे आ गया 3, है ना। ये वाला जो मान है हमारा, ये B है, ये क्या है, B है। इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। और ये वाला जो नंबर है इसे हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। ये वाला जो नंबर है इसे हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। इसको बोलते हैं कोशेंट, QOUTIENT। इसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसे बोलते हैं डिवाइज़र। क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। और ये जो आ जाता है मेरा, ये मेरा हो जाता है शेषफल। क्या हो जाता है, शेषफल, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो कोई गलत थोड़ी ना कहा इन्होंने। जब हम किसी दो संख्याओं को भाग देते हैं, बड़ी वाली संख्या को छोटे वाली संख्या से भाग देते हैं, तो दो संख्या तो मिल ही रही हैं हमें। तो ये A है, ये B है, और ये Q है और ये R है। ये क्या है, ये Q है और ये R है। ठीक है, तो यही होता है हमारा कि जब भी हम किसी एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो हमें दो और संख्या मिलती है, जिसमें से एक होता है भागफल और दूसरा होता है शेषफल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, शेषफल। तो हमें याद रखना है कि भागफल किसे कहेंगे, शेषफल किसे कहेंगे। तो ये A जो है मेरा, ये A मेरा कहलाता है डिविडेंड। क्या कहलाता है, डिविडेंड। या इसको हम लिखें तो A जो है मेरा, ये कहलाता है भाज्य। क्या कहलाता है, भाज्य, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसे, डिविडेंड। ठीक है, B मेरा कहलाता है भाजक, जिसे हम बोलते हैं डिवाइज़र। और Q मेरा कहलाता है कोशेंट। Q मेरा कहलाता है आपको भागफल। क्या कहलाता है, भागफल। इसे बोलते हैं, Q मेरा कहलाता है क्या, भागफल। भागफल को हम बोलते हैं कोशेंट। और R मेरा कहलाता है शेषफल। शेषफल को हम बोलते हैं रिमाइंडर। शेषफल को हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो लिक्विड डिवीजन लेमा यही बोलता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे क्या है, ये चीज़ें तो हमें पहले से ही पता थी, हमने बचपन में भी पढ़ रखा होगा। डिवीजन लेमा पढ़ा होगा बचपन में भी, कि जब हम किसी नंबर को भाग देते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, जिससे हम डिविडेंड प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये उसी पे बेस्ड है। इसका उपयोग क्या क्या है भाई, इसका उपयोग क्या क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, उपयोग क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसे हम। तो इसका उपयोग दो जगह पे है। पहला तो किसी दो नंबर का, किसी दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करने में, HCF ज्ञात करने में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने में। ठीक है, और जिस विधि से इसका HCF ज्ञात करते हैं उस विधि को हम बोलते हैं क्रमिक
विभाजन विधि, क्रमिक विभाजन विधि, इसको बोला जाता है इंग्लिश में सक्सेसिव डिवीजन मेथड, ठीक है। हम जो एचसीएफ फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, वो किस विधि से ज्ञात करेंगे? क्रमिक विभाजन विधि से। मतलब कि क्रमिक, सक्सेसिव होता है मतलब लगातार बढ़ते चले जाना, ठीक है, लगातार आगे बढ़ते चले जाना, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे हम? देखो इसमें सक्सेसिव डिवीजन कैसे होता है, पहले हम आगे, फिर उसके बाद दूसरा क्या है इसका? दूसरा इसका है कि संख्याओं के गुणों को जानने के लिए, किसको? गुणों को जानने के लिए कि 2 से विभाजन होने वाली संख्या जो होती है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो संख्या किस रूप में होंगी, ऐसी संख्या जो 4 से विभाजित हो जाए वो संख्या किस रूप में होंगी, ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए वो संख्या किस रूप में होंगी, ऐसी संख्या जो 9 से विभाजित हो जाए वो संख्या किस रूप में होगी, सम संख्या किस रूप की होगी, विषम संख्या किस रूप की होगी। तो ये हमें सेकंड वाले, इस यूक्लिड विभाजन के सेकंड वाले एप्लीकेशन से पता चलता है, ठीक है। अब हम बारी बारी से दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसका हल करते हैं उससे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि मान लो अगर मैं एक नंबर लाता हूँ 3, क्या लाता हूँ? 3। हमें पता है कि 3 हमारे लिए क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या है। लेकिन 3 को जैसे ही मैं 2 से गुना कर दूँ तो हमें पता है भाई 2 हमारे लिए क्या है? सम संख्या है। 2 हमारे लिए क्या है? सम संख्या है। तो जैसे ही इसको गुना कर दूँ तो ये हमें देता है 6, जो एक क्या हो जाता है? सम संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? सम संख्या हो जाती है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग लग जाए, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग लग जाए, उसे तुम चाहे विषम संख्या से या सम संख्या से गुना कर दो तो वो उसे सम संख्या बना देता है। क्या बना देता है? सम संख्या बना देता है। अगर तुम 7 लेते हो, क्या लेते हो? 7 लेते हो और उसको 4 से गुना कर देते हो तो ये 28 हो जाता है। 7 हमारा क्या है? विषम संख्या है, लेकिन 4 हमारा क्या है? सम संख्या। ये 2 से भाग लग जाता है। जैसे ही 2 से भाग लगने वाली संख्याओं को विषम संख्या से भाग देते हैं तो वो जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो एक सम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्या। इस चीज़ को याद रखना। और एक और चीज़, अगर तुम किसी सम संख्या में, किसमें? सम संख्या में 1 जोड़ दो तो वो बन जाता है विषम संख्या। जैसे 28 है, 28 में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 29, विषम संख्या। 30 है, 30 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 31, 31 विषम संख्या है। 32 है, 32 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 33, जो कि विषम संख्या है। 8 है, 8 में 1 जोड़ दोगे तो 9, जो कि विषम संख्या है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि अगर किसी सम संख्या या 2 से भाग लगने वाली संख्या को किसी भी संख्या से गुना कर दिया जाए, चाहे वो सम हो या विषम हो, वो उसे लास्ट में क्या बना देता है? सम संख्या बना देता है। और सम संख्या में 1 जोड़ने पर उसे क्या बना देता है? विषम संख्या बना देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, जो भी धनात्मक पूर्णांक है वो 2q के रूप का होता है, धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे पहला है हमारा, क्या है? पहला यहाँ पे 2q है, 2q है। ठीक है, अच्छा हमें पता था कि a = bq + r होता है। a = क्या होता है? bq + r। हमने जाना था कि यहाँ पे r जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि अगर मैं r का मान 5 ले लूँ, क्या मैं r का मान नहीं, b का मान मैं 5 ले लूँ, 5 ले लूँ, तो r का मान क्या क्या ले सकता हूँ? r का मान 0, 1, 2, 3, 4। अगर b का मान मैं 4 ले लूँ तो r का मान मैं ले सकता हूँ 0, 1, 2, 3। यहाँ पे दिया हुआ है ना,
0 है उसके बराबर और b से छोटा, तो b 4 है तो उसे जस्ट छोटा 3 तक ले लिया। अगर मैं b का मान 7 ले लूँ तो r का मान क्या ले सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जब मैंने बी क्यू प्लस आर लिखा, क्या लिखा, बी क्यू प्लस आर, अब मुझे इसको इसमें चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं करूँगा a बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, बी क्यू प्लस आर हो गया। यहाँ पे जब a बराबर बी क्यू प्लस 0, b की जगह पे अगर मैं 2 रख दूँ तो क्या ये a बराबर 2q नहीं हो जाएगा, 2q के फॉर्म का आ गया। अब इसका मतलब मुझे पता चल गया यहाँ से, जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, इसको इससे मिलाता हूँ तो मुझे पता चलता है b का मान क्या है, 2। b का मान देखो ये b का मान क्या हो गया, 2 आ गया। r यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। जब b का मान 2 है तो मैं r क्या क्या ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ और 1 ले सकता हूँ। 1 कम लेना पड़ता है, 0 के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा, और 1 कम। तो पहले केस में अगर मैं r बराबर 0 लिखता हूँ तो a बराबर कितना आ जाता है, 2q आ जाता है। क्यों, क्योंकि b हमने 2 लिया है तो बी क्यू प्लस आर, बी की जगह पे 2 डाल देंगे तो 2q हो जाएगा, और प्लस आर मतलब ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये लास्टली कितना हो जाएगा, 2q। तो मैंने बोला था q चाहे कोई भी नंबर हो, इससे मतलब नहीं है, चाहे वो सम हो या विषम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही उससे 2 मतलब कि एक सम संख्या गुना हो गया तो वो क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगा। उसी तरह अगर मैं r का मान 1 ले लूँ तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2q प्लस 1। मैंने कहा था कि अगर 2q सम संख्या और उसमें 1 जोड़ दो तो वो क्या बन जाता है, विषम संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, विषम संख्या। ठीक है, प्रूव हो गया ये कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ 4q एक पूर्णांक है। चलो अब आगे देखते हैं। इसका हल जब करेंगे हम तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है यूक्लिड विभाजन से, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे 0 से बड़ा होगा r और b से क्या होगा, छोटा होगा। 0 से बड़ा या उसके बराबर, b से छोटा होगा। अब इसको देखने में पता चलता है कि q लगा हुआ है दोनों में, तो इसका मतलब b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हमारे पास हो जाएगा 4। b का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर b का मान 4 है तो r का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, 0 1 2 और 3। ठीक है, r का मान। तो पहले में अगर हम r का मान 0 रखते हैं, पहले में r का मान 0 रखते हैं, तो b की जगह, तो ये हमारा कितना हो जाता है, b की जगह पे 4q प्लस r क्या है, 0 है, तो हमारा ये हो जाएगा 4q। मैंने बोला था ऐसी संख्या जो 2 से गुना हो जाए, किससे गुना हो जाए, जो 2 से भाग लग जाए और उन संख्याओं को हम किसी नंबर से गुना कर दें, चाहे वो नंबर विषम हो या विषम हो, तो ये पूरी संख्या क्या बन जाती है, सम संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है, सम संख्या। अगर सम संख्या हो फिर भी 4 को गुना कर दो तो सम संख्या तो बनेगा ही, लेकिन अगर विषम संख्या हो फिर भी 4 से गुना कर दो तो विषम संख्या बन जाएगा। चाहे 8 से गुना करो, यह क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉरी विषम संख्या बोल दिया था मैंने, सम संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरे केस में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास r बराबर 1 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4q प्लस 1। मैंने कहा था ये तो सम संख्या, 4q मेरा क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या में 1 जुड़ गया। पिछले वाले सवाल में बताया था मैंने, सम संख्या में 1 जुड़ गया तो उसे क्या बना देता है, विषम संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर आ गया। तीसरा नंबर अगर हम r बराबर 2 ले लें तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4q प्लस 2। अच्छा, सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ोगे, जैसे 6 है, 6 में अगर तुम 4 जोड़ दो तो ये 10, ये भी सम संख्या हो जाएगा। अगर 8 है, 8 में तुम 2 जोड़ दो तो ये भी 10, ये भी सम संख्या हो जाएगा। अगर 100 है, 100 में तुम 2 जोड़ दो तो ये 102 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी सम संख्या हो जाएगा। अगर 4 है, 4 में तुम 4 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 12 भी सम संख्या, 4 भी सम संख्या, ये कितना हो जाएगा, 16 भी सम संख्या। तो 4q तो हमको पता है 4q सम संख्या है, और सम संख्या में 2 जोड़ रहे हैं तो ये भी सम संख्या हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास सम संख्या। सम संख्या पता है ना भाई साहब, इवन नंबर। विषम संख्या क्या हो जाता है, ऑड नंबर। सम संख्या इवन नंबर। उसके बाद चौथे नंबर में अगर r बराबर हम 3 ले लें तो a बराबर कितना हो जाता है, 4q प्लस 3 हो जाता है। अब भाई अगर सम संख्या में
1 जुड़े या 3 जुड़े या 5 जुड़े या 7 जुड़े, मतलब अगर सम संख्या में विषम संख्या जुड़ रहा है तो वह उसे क्या बना देता है, विषम बना देता है। क्या बना देता है, विषम बना देता है, याद रखना। जैसे अगर मान लो सम संख्या 6 है और उसमें हम 5 जोड़े हैं तो ये क्या बना देगा, 11, जो कि विषम है। अगर सम संख्या 12 है और उसमें हम 11 जोड़ दें तो ये क्या बना देता है, 12 1 13 23 बना देता है, जो कि क्या है, हमारा एक विषम संख्या है। तो सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़ेंगे तो वो क्या बना देगा, विषम संख्या बना देगा। ओके, समझ में आ गई बच्चों? फटाफट लिख लो इसे, तब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करेंगे आगे। ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन थ्योरम ने इस चीज़ को बहुत ही क्लियर तरीके से प्रूफ कर दिया है, इस चीज़ को बहुत ही क्लियर तरीके से प्रूफ कर दिया है। इसके लिए तुम्हें ये पता जरूर होना चाहिए कि कब कोई नंबर सम संख्या बन जाएगा और कब कोई नंबर विषम संख्या बन जाएगा, है ना। अगर देखो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, सम विषम सम विषम सम विषम होते हैं, है ना। जैसे अगर 1 से 10 तक के ले तो 1 3 5 7, 1 3 5 7 9, ये क्या हमारे पास विषम संख्या है। लेकिन 2 4 6 8 10 ये हमारे पास क्या है, सम संख्या है। अगर हम 100 तक के नंबर्स को लेते हैं तो उसमें 50 विषम संख्या हो जाएगी और 50 क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हमने कोई सम संख्या उठा लिया और इस सारे नंबर को गुना करते चले गए बारी बारी से, तो ये डिपेंड ही नहीं करता कि वो सम संख्या की विषम संख्या है। अगर हमने सम संख्या से गुना किया है तो वो सारे नंबर्स एक ही साथ सम संख्या बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सम संख्या में बदल जाएंगे, ठीक है। और अगर उसमें 1 जोड़ दिया तो विषम संख्या बन जाएंगे फिर दोबारा से, और उसमें 1 और जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया तो फिर से सम संख्या बन जाएंगे, फिर 1 और जोड़ दिया मतलब 3 जोड़ दिया तो फिर विषम संख्या बन जाएंगे, फिर 1 जोड़ दिया मतलब 4 जोड़ दिया तो फिर से जो है सम संख्या बन जाएगा, फिर 1 जोड़ दिया मतलब 5 जोड़ दिया तो फिर से विषम संख्या, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या को ऐसे नंबर से अगर तुम गुना कर दो जो 2 से भाग लग जाए, मतलब जो सम संख्या हो, तो वो पूरे संख्या को विषम बना देता है, सम बना देता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। एक मिठाई विक्रेता है, हलवाई जिसे हम बोलते हैं, उसके पास 420 काजू की बर्फियाँ, काजू कतली जिसे हम बोलते हैं, काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। अब देखते हो ना भाई, होटल में क्या होता है, ऐसे प्लेट रखा होता है, बना होता है, और उसमें क्या होता है, लड्डू इस तरीके से सब सजाए गए होते हैं, है ना। तो वैसे ही ये ढेरियाँ बनाना चाहती है उन बर्फियों की, ताकि वो प्लेट में क्या करे, कम से कम जगह घेरे। क्या करे, कम से कम जगह घेरे, ताकि सब समान भी रहे। मतलब ऐसा ना हो कि एक में ज़्यादा बादाम की ज़्यादा बर्फ़ी आ जाए और काजू की कम बर्फ़ी आ जाए, नहीं, समान बर्फ़ी हो। मतलब अगर 5 काजू की है तो 5 बादाम की भी, इस तरीके से होना चाहिए। और इतना होना चाहिए कि प्लेट में कम से कम जगह ले। क्या करें, कम से कम जगह ले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस वही इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, HCF। तो अगर हम HCF ज्ञात करेंगे, इसका हल जब इसका निकालेंगे और हम इसका जब HCF ज्ञात करेंगे तो हमको पता है कि 420 और 130 में बड़ा कौन सा है, 420 है। तो बस हमें क्या करना है, 420 यहाँ पे रखना है, 130 यहाँ पे रखना है। अब अगर 130 दिया करेंगे तो ये हो जाएगा 390। क्या हो जाएगा, 390। ये हो जाएगा 0, इधर दे देंगे, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 30 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, 130, ये जो है ना अब हमारा, ये अब इधर आ जाएगा 130 आए तो 30 चौक 120 होता है, 120 हो गया। यहाँ बच गया 10। अब उसके बाद हम 30 को यहाँ पे ले आएंगे तो 10 दिया क्या होता है, 30 होता है। ये कट गया पूरी तरह से। तो जहाँ पे जिस नंबर ने पूरी तरह भाग दे दिया अंत में, जिसमें शेषफल 0 आ गया, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, HCF बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, HCF। यूक्लिड बाबा ने इसको कैसे किया, यूक्लिड बाबा ने बोला कि भाई इसको मैं A = BQ + R के रूप में रखना चाहूँगा, जहाँ 0 से बड़ा होगा R या उसके बराबर और B से छोटा होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले में जैसे हमने 420 को 130 से भाग दिया तो 420 लिखेंगे और 130 × 3 कर देंगे और जोड़ शेषफल हमारा कितना बचा था, 30 बचा था, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो शेषफल 30 बचा। अब ये 130 जो है, अब ये इधर आ जाएगा 130 और अब इससे भाग देंगे 30 से, तो इधर आ जाएगा 30 गुना 30 चौक 120 होता है, प्लस जो हमारा शेषफल बचा था वो 10 बचा था। कितना बचा था, शेषफल हमारा 10 बचा था, कोई दिक्कत। अब ये 30 क्या करेगा, ये 30 यहाँ पे आ जाएगा, जैसे वहाँ पे 130 था वो 130 इधर आ गया, वैसे अब एक 30 इधर आ जाएगा, सॉरी 30 इधर आ जाएगा।
फिर ये ही 10 यहाँ पे आ जाएगा और 10 या 30 होता है। इस केस में शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। तो जहाँ शेषफल 0 बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। क्या हो जाएगा, HCF। यूक्लिड बाबा के अनुसार ये, और ये भी वही है, ये भी यूक्लिड विभाजन थ्योरम पे ही है। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीज़न मेथड या क्रमिक विभाजन विधि। ठीक है, क्रमिक विभाजन विधि। ठीक है, हम अक्सर जैसे 5-6 क्लास में पढ़ते तो इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोलते थे। क्या बोलते थे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। असल में इसका नाम क्या है, क्रमिक विभाजन विधि। अगर इंग्लिश में बोले तो सक्सेसिव डिवीज़न मेथड। चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गई बात, आगे बढ़े, वेरी गुड। चलो, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है इन सब का HCF ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले को देखूं तो पहले वाले में क्या है, बड़ा कौन सा है, 225 है, 135 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 225 को हम अंदर रखेंगे और 135 को बाहर रखेंगे। 135 दूना 270, बड़ा हो जाएगा तो 135 से क्या 135 होगा। ठीक है, तो 5 5 0, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, 90, ये हो गया। अब उसके बाद यही वाला वापस यहाँ पे ले आएंगे 135, जैसा उसमें करते थे। 90 दूना 180, बड़ा हो जाएगा तो 90 इकाई 90 हो जाएगा। जैसे ही करेंगे तो इधर 45 बच जाएगा। फिर वापस इसको लेंगे 90, तो 45 दूना क्या हो जाता है 90, 45 दूना क्या हो जाता है 90, कट गया यहाँ पे। तो अगर हम इसको करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे, तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है A बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ R 0 से बड़ा है उसके बराबर और B से क्या होगा, छोटा होगा। तो पहले में क्या बनेगा, पहले में हमारा क्या बनेगा, पहले इसको इन दोनों को लेंगे तो क्या बनेगा, 225 बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 135, और फिर ये वाला गुना कर देंगे और जो शेषफल बचा 90 वो यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या होगा, अब 135 इधर आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, अब 90 इधर आ जाएगा, 100 गुना 90 इकाई 90 और जोड़ शेषफल हमारा 45 बच जाएगा। अब ये 90 यहाँ पे आ जाएगा और बराबर ये 45 यहाँ पे आएगा, 45 गुना 2 जोड़ 0, जहाँ पे शेषफल 0 आ गया वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF बन जाएगा। हो गया। चलो ये वाला मुझे करके बताओ जल्दी से। हमने किया यहाँ पे 196 38,220, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे जिसका देख लो, चेक कर लो किसका सही है, 38,220 196, तो 196 से 38,220 195 टाइम्स कट जाता है, 38,220 तो कट गया ये, है ना। तो जहाँ पहली बार में ही कट गया तो 196 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यूक्लिड डिवीज़न विधि से अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 38,220 बराबर 196 गुना 195 और शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब यही मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर हम ये वाला करते हैं तीसरा नंबर, तो 867 को हमें अंदर रखना पड़ेगा और 255 को बाहर रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 255 छोटा है, 867 बड़ा है। तो ये 3 मरतबे में कट जाएगा, यहाँ जाएगा 765, यह जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 6 0, 8 में से 7 जाएगा तो 102, फिर इसे लेंगे 255, यही तो हम बार बार कर रहे हैं। फिर अगर यहाँ पे जो शेषफल बचेगा इसे 102 को लिया जाएंगे, तो 102 दूना हो जाता है 204, तो 204 चला जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 5, 51 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 102 ले आओ तो 51 दूना क्या हो जाता है 102, कट गया। तो यहाँ से हमको पता चल गया 51 मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा से अगर चले हम, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला बिठा के चले तो हमको पता चलता है कि 867 बराबर कितना हो जाएगा, 255 गुना 3, जो शेषफल कितना है 102। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 255 इधर लिखेंगे, 255 बराबर 102 गुना 2 जोड़ 51, उसके बाद इसे इधर लिखेंगे 102 बराबर 51 गुना 2 जोड़ शेषफल 0, तो 51 मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 51 मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ये सब तो हमने कर लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं। तुम लोग देख लेना एक बार तुम्हारा सही है या नहीं, चलो देख लो एक बार। ठीक है, जिसका इस तरीके से उसका सही है बिल्कुल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6u + 1 या 6u + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है।
इसको हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे भी साबित कर सकते हैं। हमें पता है कि 6 क्या है, 6 क्या है, एक सम संख्या है। 6 क्या है, एक सम संख्या है। इधर उठा के ले आए क्यू को, कोई मतलब नहीं बनता क्यू क्या है, क्यू विषम संख्या है कि सम संख्या है। जैसे ही क्यू सम संख्या से गुना होगा, ये पूरी संख्या क्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया सम हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 में 1 जोड़ देंगे। मैंने बताया था, जैसे ही सम संख्या में 1 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। फिर उसके बाद 1 और जोड़ देंगे, मतलब 2 जोड़ देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1 और जोड़ देंगे, मतलब 3 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फिर से विषम बन जाएगा। फिर अगर उसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, मतलब 1 और जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, वो फिर से सम बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 1 और जोड़ देंगे, मतलब 5 जोड़ देंगे तो फिर से वो क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। मतलब सम संख्या में अगर तुम सम जोड़ो तो सम संख्या में विषम जोड़ो तो विषम, ठीक है, ये याद रखना। तो हमने तो इसको ऐसे भी प्रूफ कर दिया, ठीक है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूफ करना है। तो आ जाओ देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे लिखते हैं भाई साहब। a = BQ + R, जहाँ 0 से बड़ा होगा R या उसके बराबर और B से छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो हमें साफ साफ पता चले B का मान क्या लेना है, हमें 6 लेना है। क्या लेना है, 6 लेना है, क्योंकि B ही तो है जो Q के साथ लगा है। तो B बराबर अगर हमारे पास 6 है तो R बराबर हमारे पास क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, यही हो सकता है। तो अगर हम R का मान 1 ले ले, R का मान 0 ले ले, क्या मिल ले, R का मान, तो ये जो इक्वेशन है वो कितना बन जाएगा, A बराबर 6Q बन जाएगा। अगर तो A बराबर 6Q है, 6 एक क्या है, सम संख्या है, Q कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, तो ये हमारा बन जाएगा सम। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, R बराबर अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये बन जाएगा A बराबर 6Q जोड़ 1, ये हो जाएगा विषम, क्योंकि सम संख्या में 1 जोड़ोगे तो बन जाएगा विषम। अगर R बराबर हम ले लेते हैं 2, तो ये हमारा तीसरा है। अगर R बराबर हम 2 ले लेते हैं तो ये हमारा A बराबर कितना हो जाएगा, 6Q + 2, ये हो जाएगा सम, क्योंकि सम संख्या में सम जोड़ो तो सम हो जाता है। तो 4 नंबर अगर R बराबर हम 3 ले लेते हैं तो A बराबर कितना हो जाएगा, 6Q + 3, तो ये हो जाएगा विषम। क्या हो जाएगा, विषम, ठीक है। R हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो वो विषम हो जाएगा। अगर पाँचवा नंबर हम देखें, अगर R बराबर हम 4 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, A बराबर 6Q + 4, कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा सम। उसी तरह अगर हम 6 नंबर में R बराबर 5 लेते हैं तो A बराबर कितना हो जाएगा, 6Q + 5, ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जब सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो वो सम संख्या होगा, और जब विषम जोड़ेंगे तो विषम संख्या। इससे प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6Q+, देखो यहाँ पे कौन कौन विषम है, विषम विषम विषम, तो प्रूफ हो गया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 के रूप का होता है। समझ में आ गई बात। ये बेसिक्स है बेटा, ये बेसिक्स है, इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। इसे समझ गए तो तुमको समझ में आ जाएगा कि किसी भी संख्या को तुम कैसे सम और विषम दिखा सकते हो, ठीक है। किसी भी संख्या को कैसे तुम इवन और ऑड दिखा सकते हो। सम संख्या का मतलब इवन हो जाता है, विषम संख्या का मतलब ऑड हो जाता है, ठीक है। आज तक तो हमको पता था कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को जब हम पढ़ते थे तो ये हमें क्या बताता था डिवीज़न में कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, लेकिन इसका इतना इंपॉर्टेंट यूज़ है ये हमें आज पता चला है ना। तो इसे याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बोला है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक सेना है जिसमें 616 सदस्य हैं और उसी को एक आर्मी और है जिसमें 32 सदस्य है, उनके पीछे चलना है। उनके पीछे क्या करना है, चलना है। और ये 32 सदस्य वाली जो आर्मी है ये बैंड पार्टी है। क्या है, बैंड पार्टी नहीं, सॉरी, आर्मी को बैंड पार्टी नहीं, बैंड आर्मी है। बैंड कहने का मतलब जैसे आर्मी की जब परेड होती है ना तो ये एक होता है ढोलक, वो ढोलक बजाते रहते हैं ना, तो उसमें लेफ़्ट राइट लेफ़्ट कह के चलते हैं या कुछ कुछ बोलना पड़ता है जो आर्मी के रूल्स हैं। तो वही है कि 616 सदस्य वाली एक टुकड़ी है और 32 सदस्य वाली एक टुकड़ी है। 32 सदस्य वाली टुकड़ी क्या है,
बैंड की टुकड़ी है, ठीक है। और 616 सदस्य वाली टुकड़ी क्या है, इनको इस बैंड की टुकड़ी के पीछे चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में बांट दिया गया है। जैसे ये 32 टुकड़ी है ना, ये क्या है 32, इसमें सदस्य है 32 सदस्य हैं। तो क्या किया गया, 32 सदस्यों को इस तरीके से खड़ा कर दिया गया कि 1 2 3 4 इस तरीके से खड़ा कर दिया, स्तंभ बना दिया गया, ठीक है। अब उनके पीछे भी क्या है, ये 616 है, ये क्या है 616 सदस्य, उनके पीछे भी 616 सदस्य को लगा दिया जाएगा, ऐसे ऐसे ये इस तरीके से लगाया जाएगा कि ये जो बैंड वाले हैं ये हर लाइन को मिलाकर 32 पूरे हो जाए, और ये इन सब के पीछे खड़े रहेंगे। ये एक सेना की टुकड़ी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ये सब पूरा बन जाए कितना 616 बन जाए, और ये कितना बन जाए 32 बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वही क्या कर लो, मिनिमम नंबर निकाल लो, जो छोटा से छोटा नंबर निकाल लो, तो वो क्या बन जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF बन जाएगा। तो HCF निकाल लो इसका। तो HCF क्या होता है, बड़े वाले नंबर को अंदर लिख दो, 616 को अंदर लिख दो और 32 को बाहर लिख दो, ठीक है, 32 को बाहर लिख दो, ठीक है, समझ में आएगी बात। 616 अंदर लिख देंगे और 32 बाहर लिख देंगे। इसका निकालो HCF। चलो तुम लोग निकालने की कोशिश करो, देखो क्या आता है। चलो मैं कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो 32 को जब इसे तुम करोगे 19 मरतबे में करोगे तो ये बन जाएगा 608, 19 दूना 38 और फिर 3 बचेगा, 19 या 57, 57 और 3 60 हो जाएगा 608, ठीक है। इसके बाद अगर 20 पे करेंगे तो 20 दूना 40, 4 640 बड़ा हो जाएगा इससे, है ना। तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, ये तो बन जाएगा कितना 9, ये बन जाएगा 0 हो गया। तो यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत है 8। अब यहाँ पे आ जाते हैं 32, 32 लिख देंगे। तो 8 चौका क्या होता है 32 होता है। इसका मतलब ये जो सेना की टुकड़ी है ना, ये 8 पार्ट में बनेंगी। कितने पार्ट में बटेंगी, ये जितने भी पार्ट में बटेंगी हर पार्ट में 8 टुकड़ी होगी। मतलब जैसे एक स्तंभ बनाया इस तरीके से 1 2 3 4, तो इस पार्ट में भी 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे 8 8 8। तो देखो 8 8 8 8 करके 32 हो जाएंगे। अब इनके पीछे लगना है एक और स्तंभ, क्योंकि इन्हीं के पीछे तो मार्च करना है उन 616 लोगों को। और ये चारों स्तंभ, मतलब ये जितना स्तंभ बनेगा वो भी, क्योंकि दोनों स्तंभ बराबर बनाने हैं, क्या बनाने हैं बराबर बनाना है। तो इसके भी 4 स्तंभ बने तो इसके भी 4 स्तंभ बनेंगे। अब इन 4 स्तंभों में कितने आएंगे, क्योंकि टोटल तो 616 है, तो इन 4 स्तंभों में एक स्तंभ में कितने लोग खड़े होंगे। तो 616 को अगर हम 4 से भाग दे दें तो हमारे पास बनता है 4 1 4, 2 बच जाएगा 21 हो जाएगा, ये 4 बचे 20, 1 बच जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, मतलब 154 लोग एक स्तंभ में खड़े होंगे। तो इसी तरह से ये टोटल कितना बन जाएगा मेरे पास, टोटल कितना बन जाएगा, ये 616 लोग हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। संकेत, ये मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब ये 3 प्लस 1। चलो हम क्या करते हैं, आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिर हम यहीं से एंड करते हैं अपनी क्लास का। आगे की क्लास में जो हम पढ़ेंगे, अब उस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस पिछले वाले करेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे अपना क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। ठीक है।